वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की हमारी डेट है 10 अगस्त। 10 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट इसमें से बन सकता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। ये दिए गए नंबर्स हैं। और आज के करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स में सबसे पहला है उन्मेष और उत्कर्ष फेस्टिवल, कास्ट बेस्ड सर्वे, जाति पे आधारित सर्वे, सहकारी समितियों का केंद्रीय रजिस्ट्रार, डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और भारत के 75 स्थानिक पक्षी। तो सबसे पहला है उन्मेष और उत्कर्ष फेस्टिवल। असल में ये उन्मेष और उत्कर्ष फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, पहले तो ये पता होना चाहिए। इन दोनों का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, हमारी जो प्रेसिडेंट है उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया। उन्मेष जो है ये एक तरीके का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल होता है जो पूरे भारत की भाषाओं और संस्कृति की विविधता को एक जश्न के रूप में मनाया जाता है। ये बताते हैं कि हमारा जितने भी लेखक है, रचनाकार हैं, नॉवेल्स लिखने वाले हैं, वो एक साथ आकर के अपना जो भी साहित्यिक कार्य होते हैं उसको दिखाते हैं। इसके अंदर 575 से भी ज्यादा ऑथर्स आते हैं 102 लैंग्वेजेस की रिप्रेजेंटेशन करते हुए। उसे कहते हैं उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल। ठीक है, ये जो है पहला इसका फेस्टिवल जो हुआ था वो शिमला में हुआ था लास्ट ईयर। अब इसको फिर से किया गया है भोपाल में। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है उन्मेष, क्योंकि उन्मेष नाम से ये समझ में नहीं आएगा कि ये लिटरेचर से या फिर साहित्य से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है। ठीक है, ऐसे ही आता है उत्कर्ष। उत्कर्ष यहाँ पर फोक और ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब कि जनजातीय और कला का महोत्सव है, जिसमें हमारी जितनी भी जनजाति कला लोक सेवा है उनके प्रदर्शन करने के लिए इसको यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये जो है अलग अलग समुदायों की संस्कृति विरासत उनमें गहराई के सबको बताते हुए ये एक बहुत ही बड़ा आर्ट का फेस्टिवल होता है। तो वो पहले वाला जो पड़ा था उन्मेष वो लिटरेचर के लिए है, एंड उत्कर्ष जो है वो यहाँ पर किसके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, आर्ट के लिए। और आर्ट में भी ज्यादातर किसके, ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, तो जो भी हमारी खुद की आर्ट है, बनी ठनी पेंटिंग है, उसके अलावा कितने सारी और मधुबनी हो गया या और बहुत सारी पेंटिंग है, उन सबको यहाँ शोकेस करता है। बट बेसिक सबसे ज्यादा फोकस रखता है ट्राइबल पीपल के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। उत्कर्ष, हमारी उत्कर्ष एंड उन्मेष दोनों ही हमारी कल्चरल लेगेसी को बढ़ावा देने में खूब मदद करते हैं, क्योंकि इससे हम लोग अपना कल्चर डिस्प्ले करते हैं तो हमारी कल्चरल लेगेसी काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको ये एक फैक्ट जो है वो याद रखने हैं। उत्कर्ष फेस्टिवल से क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये क्या होता है और इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें परफॉर्म की जाती हैं। तो ये काफी दिनों का एक पूरा फेस्टिवल होता है, एक दिन का नहीं होता, काफी दिनों तक ये फेस्टिवल चलता है। ठीक है, आप ये कह लीजिए कि जो उन्मेष पढ़ा है आपने, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक गैदरिंग होती है, सबसे बड़ी है। और उत्कर्ष भी कुछ इसी प्रकार से है। तो दोनों फेस्टिवल्स हमें इसी के ऊपर ले रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो है वो है शिवराज सिंह चौहान, और जो गवर्नर है मध्य प्रदेश के वो है मंगू भाई पटेल। क्लियर है? चलो, ये वाली आपको दो बातें याद रखनी है। ये प्रीलिम्स के लिए ज्यादा जरूरी है, इसमें मेंस का उतना योगदान नहीं है, पर हाँ प्रीलिम्स के लिए ज्यादा जरूरी बनेगी ही बनेगी। ठीक है, और अब बात ये आती है कि ये जो जितना भी कुछ हुआ है ये दोनों फेस्टिवल्स, ये ऑर्गेनाइज किसने कराए, ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको कि ये कौन सी मिनिस्ट्री ने या किस अकेडमी ने कराए हैं। तो देखिए, इनॉग्रेट भले ही इसको प्रेसिडेंट ने किया है, लेकिन इसको जो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, इसको ऑर्गेनाइज करने वाले यहाँ पर दो
मेन है, एक है साहित्य अकेडमी और दूसरे हैं संगीत नाटक अकेडमी। ये सबसे बड़ी दो अकेडमीज है भारत की, इन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। संगीत नाटक अकेडमी की बात करूं तो ये 1953 में बना था, और इसके जो चेयरमैन होते हैं संगीत नाटक अकेडमी के, ये हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, जो कि ये सारी चीजों को देखते हैं। इस अकेडमी ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की भी शुरुआत की हुई है। ठीक है, दिल्ली में हेडक्वार्टर्स हैं दोनों के। ये वाली 1953 में आई थी और साहित्य अकेडमी 1954 में आई थी, जिसका काम है सारी वर्कशॉप, प्रोग्राम, एग्जीबिशन, लिटरेचर, क्योंकि साहित्य है ना, तो साहित्य में लिटरेचर को प्रमोट किया जाएगा न, संगीत नाटक में जो बाकी सारे और होगी चीजें उनको प्रमोट किया जाएगा, म्यूजिक, डांस, ड्रामा। ओके, सो दोनों अकेडमीज अलग अलग पढ़िएगा, दोनों के ईयर्स याद रखिएगा, दोनों के इंपॉर्टेंस याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे सेकेंड आर्टिकल की तरफ। सेकेंड आर्टिकल हमें बताता है कास्ट बेस्ड सर्वे, जो कि बिहार में काफी न्यूज में चल रहा था। तो पटना का जो, मतलब बिहार का जो उच्च न्यायालय है पटना में, उन्होंने बोला है कि जाति आधारित सर्वेक्षण को पूरी तरीके से वैध पा करके इसको दोबारा आरंभ करने की अनुमति दे देनी चाहिए। मतलब कि बिहार में अलग से एक बार जो है कास्ट का सेंसस करवाया जाएगा पहली बार। तो इस सेंसस का मतलब, कास्ट सेंसस क्या होता है, जिसमें आप कास्ट के आधार पे लोगों को डिवाइड करते हो। पहली बार जो पूरा करवाया गया था वो प्री इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले करवाया गया था 1931 में, और फिर उसके बाद 1941 में इसको छोड़ दिया गया था, और आजादी के बाद इसको कभी भी स्टार्ट नहीं किया गया है। ठीक है, इसको सोशल इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस 2011 में किया गया था, पूरे इंडिया के लिए और पूरी यूटीज के लिए। ठीक है भाई, कास्ट सेंसस पूरा कौन कंट्रोल में करवाता है, ये हमारी एमएचए और ऑब्वियसली साथ में रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया मिलकर के इसको कंप्लीट कराते हैं। तो एमएचए का मेन रोल होता है। अगर मैं बात करूं कि भाई ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस हो रहा है बिहार में, इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, तो पहले इनकी हम फेवर में बात करते हैं। तो देखो यार, इससे अगर आप हम एक कास्ट का पूरा एक ब्यौरा अपने पास रखेंगे तो हमको ये पता चल पाएगा कि निचले स्तर पे रहने वाले लोग जो है वो किस रूप से आर्थिकली वंचित है, और उनकी पहचान करना सबसे आसान हो जाएगा। हमें ये पता चलेगा कि भाई किसको फायदा मिल रहा है और किसको फायदा नहीं मिल रहा, किसमें कितनी जनसंख्या है, इसमें कितने ज्यादा लोग यहाँ पर हैं। तो डेटा होना सबसे बेहद जरूरी है, डेटा से आप उनके तक फायदे पहुंचाना आसान हो जाता है। तो ये इसके सबसे बड़े आर्ग्यूमेंट्स फेवर में आएंगे। कल को ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज कास्ट बेस्ड सेंसस, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है वो मेंस में बन सकता है। व्हाट इज कास्ट बेस्ड सेंसस एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, व्हाट आर इट्स नुकसान कह लो, या फिर प्रोज एंड कॉन्स, डिसएडवांटेजेस। तो इससे आपको जो भी डेटा आएगा उससे आप पूरा रिसर्च कर सकते हैं कि किस पे हमें एक्शन लेना है और किस पे एक्शन नहीं लेना है। नागरिकों का विश्वास भी यहाँ पर अच्छा खासा बना जाएगा। लेकिन बात यह है कि जो भी उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है उसको फिर आगे जो है गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो। ठीक है, इस्तेमाल हो सिर्फ फायदे के लिए, तब तो उसका फायदा है। ठीक है, तो उसका नागरिकों का एक विश्वास भी बना के रखना है। ठीक है, तो एक हमें एक बहुत ही अच्छे तरीके से आंकड़े मिलेंगे, जिससे हमें बहुत अच्छी सहूलियत मिलेगी, और संवेदनशील मुद्दों पर भी हमारे पास एक अच्छे से बहस हो पाएगी कि इस कास्ट के लिए क्या है और उस कास्ट के लिए क्या है, सारी बातें पता चल जाएंगी। कास्ट सेंसस पता चल जाएगा, 1931 में लास्ट हुआ था, तो बहुत पुराना डेटा है। अभी इस डेटा पे हम रिलाय नहीं कर सकते, इस पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत साल हो चुकी है। अब इंडिया भी यहाँ पर कहता है कि हमें इंटरकास्ट मैरिज करनी है, इंटरकास्ट ये सब चीजें होंगी, तो अपने को यहाँ पर ये सब जो इश्यूज हैं इनको टैकल करने में आसानी हो जाएगी अगर हमारे पास डेटा पहले से उपलब्ध होगा। पता तभी तो चलेगा ना कितनी इंटरकास्ट मैरिजेस हुई हैं। ठीक है, तो काफी सारी जो है आरक्षण की मांग काफी ने करी है, जैसे कि जाट, पटेल, मराठा, तो थोड़ा सा यहाँ पर हिंसक बातें भी हुई हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार देख सकते हैं, हम जान सकते हैं कि उस कास्ट में जो लोग हैं उनकी एजुकेशन पे क्या ध्यान दिया जा रहा है, उनकी ऑक्यूपेशन पे क्या ध्यान दिया जा रहा है, लाइफ के ऊपर क्या ध्यान दिया जा रहा है। तो हम ये चीजें जान पाते हैं कि उनके लाइफ पे क्या क्या चीजों में सुधार आ रहा है और कहाँ कहाँ हमको उन पे ध्यान देने की जरूरत है।
तो हम ये चीजों के बारे में जान सकते हैं अगर अपने पास डेटा उपलब्ध होगा। तो ये अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये फैक्ट्स को इस्तेमाल करोगे अपने आंसर्स, ठीक है। SC ST OBC इन सब में भी सब कैटेगरी करना आसान पड़ जाता है। तो ये तो थे सारे फायदे। अब अगेंस्ट में देखो, आप लोग यहाँ पे रीड करना शुरू करो। अगर डेटा कलेक्ट किया है 2011 का, तो 2011 का डेटा सही नहीं था। 2011 के डेटा में पूर्णता और सटीकता कंप्लीट नहीं था, एक्यूरेट नहीं था, इसलिए वो ऑफिशियल कामों के लिए यूज ही नहीं किया गया। और कोई चीज अगर सटीक नहीं होती है तो वो आगे चल के हमें प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है, ठीक है। अपनी कास्ट की आइडेंटिटी छुपाने के लिए बहुत से लोगों ने बताई ही नहीं सच्चाई, ठीक है। और अभी 2021 का सेंसस हम करा रहे हैं क्योंकि 2021 में कोविड चल रहा था, हम करवा नहीं पाए। तो 2021 का सेंसस कंडक्ट करवाने के लिए कास्ट के बेस के ऊपर बहुत लेट हो गया, क्योंकि अब आगे हम कंडक्ट कराएंगे और बहुत टाइम लग जाएगा इसके ऊपर। तो ये पहले ही तैयार हो जाना चाहिए था, और अभी हुआ नहीं। अब ये भी एक प्रॉब्लम इससे हो सकती है कि हो सकता है आगे चल के ये भारत में सोसाइटीज को डिवाइड कर दे कि भाई ये तो इतने इतनी कास्ट है, इतना ऐसा है, तो ये कास्ट के लोग थोड़ा डिविजन होना शुरू हो जाए, हो सकता है ना, ठीक है। तो ये सब चीजें भी हैं। कई बार कई लोग जो है अपनी जाति बताने से इनकार कर देते हैं। तो कई लोग अपनी जाति की स्पेलिंग्स को अलग अलग यूज करते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर है। इसमें भी हो सकता है पॉलिटिक्स आ जाए, ठीक है। जो हम एक्चुअली में चाहते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी चीजों पर ध्यान दे करके बढ़ावा दे कि भाई किस तरीके से बढ़ाना है आगे, हो सकता है आगे चल के ये कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो पॉलिटिक्स का एक रूप ना बन जाए, हो सकता है। इसमें हम मना नहीं करूंगी मैं, हो सकता है ये भी चीजें हो जाए। तो वही बात है कि आगे की हमारी जैसे इंडिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हमें, अगर कोई पर्सन किसी भी कास्ट का है, किसी भी क्लास का है, अगर वो आगे बढ़ना चाहता है, अगर वो आगे अपनी पढ़ाई या अपनी किसी भी चीज को लेना चाहता है, उसमें कास्ट एक बड़ा बैरियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सरकार की तरफ से उनको एक अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है एक सकारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डेटा इकट्ठा करना ही चाहिए, चाहे कास्ट बेस से करें चाहे कैसे भी सेंसस से इकट्ठा करें, करना ही चाहिए। और सेंसस के डेटा की ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ होगा तो फायदा ही नहीं है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करना चाहिए, NSSO NFS जो कि हमेशा से हमारा डेटा इकट्ठा करती आई है, सैम्पलिंग करती आई है, उनको यहाँ पर इकट्ठा करके सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो ये है मेरी तरफ से वे फॉरवर्ड। आप सभी लोग इन वे फॉरवर्ड्स को रीड कर सकते हो कि कास्ट बेस्ड सेंसस के ऊपर कोई भी सवाल आता है, इन सब आप डेटा को, इन सब पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हो। मैंने वीडियो यहाँ पर रोकी थी, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो सारी बातों को और अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगला आर्टिकल है भाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में एक अलग से सोसाइटी भी बनाई हुई है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जिसके हेड हमारे हैं अमित शाह। अमित शाह के पास दो मिनिस्ट्री है, तो ये भी पॉसिबल है कि एक मिनिस्टर के पास दो मिनिस्ट्री हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक मिनिस्टर तो एक ही मिनिस्ट्री हैंडल करेगा, दो भी हो सकती है। जैसे अमित शाह के पास है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, और एक जो है सहकारी समितियों की, कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो अभी अलग से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑफिस ओपन किया गया है, कहाँ पे, पुणे में, सेंट्रल रीजन के लिए, महाराष्ट्र के पुणे में ओपन अप किया गया है, ठीक है, ताकि सहकार समृद्धि को प्रमोट किया जा सके। कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत इसको आर्टिकल 19 में भी जोड़ा गया, आर्टिकल 43B में भी जोड़ा गया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस जो है, ये वो अथॉरिटी होगा जो कि उस स्टेट का, उस रीजन का मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को संभालेगा, ठीक है। तो ये एक पूरा कंप्यूटराइजेशन यहाँ पे काम वाम चल रहा है, डिजिटल स्पेस बनाया जा रहा है पूरा। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कि जो भी हमारा पेपर की एप्लीकेशन है उसको हटाओ, सिर्फ डिजिटल करो, एरर्स खत्म करो, और साथ ही साथ पूरा ऑफिस तैयार करके, जो हम कहते हैं ना कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, वो इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आए, और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है चीजों की उसको हम यहाँ पर लेकर के पूरा ऑटोमेटिक कर दे सारी चीजों को। डिजिटलाइजेशन होगा तो ऑटोमेटिक चीजें भी हो जाती है, आसानी हो जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा क्योंकि काम करना आसान हो जाएगा, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो होता है उसमें हम प्रमोट कर सकते हैं।
डिजिटली कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये वही सारे पॉइंट्स है जो आपको मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, इसलिए मैं इनको डिटेल में नहीं बता रही। तो वही पारदर्शिता, विश्वसनीयता, उत्तरदायित्व बढ़ जाएंगे और एनालिसिस हो जाएगा, बिकॉज इसका एक प्रॉपर ऑफिस तैयार हो जाएगा, डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। तो मेन बात सिर्फ ये थी कि इस पूरे के लिए एक ऑफिस पुणे में ओपन किया गया है, ये इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, वही जो मैंने पहले बताए हैं। डिजिटल होगा तो सरल हो जाएगी प्रक्रिया और ज्यादा आसान हो जाएगा, एक साथ इकट्ठा बैठ के कर सकते हैं। इसमें रेड टेपिज्म जो होता है, लाल फीताशाही और लोगों की गुलामी करना, ये सब चीजें खत्म हो जाएगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, लोग यहाँ पे भरोसा करना ज्यादा शुरू कर देंगे, एक अच्छे से काम हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। वही सारे पॉइंट जो आप पढ़ चुके हो, सेम बात रिपीट होगी। ठीक है, तो वही आप लोग यहाँ पर रीड कर लो, रीडिंग इज इनफ हियर, सिर्फ रीडिंग करना ही इसमें काफी है। डिजिटल इकोसिस्टम तैयार होगा, मैंने स्टॉप किया हुआ है, लोग यहाँ पे भरोसा करेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, लोन टेकिंग कैपेसिटी लोगों की इंक्रीज होगी, पॉलिसीज बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि एक ऑफिस में बैठ करके पॉलिसीज बनाना एक मतलब एक स्पेस मिल जाता है, काम करने का तरीका मिल जाता है। तो इसीलिए ये डिजिटल पोर्टल जो होगा वो लोगों को भी आसानी देगा, पेपर वर्क को खत्म करा के डिलेज जो हो जाते हैं चीजों को, उसको खत्म करेगा। ठीक है, ये आप रीड कर लो, ये वाले पॉइंट्स भी सारी बातें मैंने समझा दी, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, सेम बातें रिपीट हो रही है। मैं कंटेंट पढ़ के बताऊं, कोई फायदा नहीं है, आप भी रीड कर सकते हैं, सब लोग अब सब इतना जो है पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है भाई, यू कैन रीड दीज पॉइंट्स, अच्छे से पढ़ लो, वीडियो पॉज कर लो क्योंकि मैंने स्टॉप किया हुआ है, वीडियो पॉज करके रीड कर लो एक बार। यही सेम बातें पहले भी पढ़ी हैं, बस घुमा फिरा के वोकैबुलरी वर्ड्स का डिफरेंट यूज किया गया है। ये देखिए, इस पोर्टल का एक पिक्चर आप देख सकते हैं, लॉन्च ऑफ डिजिटल पोर्टल, ऑफिस लॉन्च किया गया है, रामकृष्ण मोर मल्टीपर्पज हॉल पुणे में। चलो भाई अगला देखते हैं, डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव मिशन। अब ये क्या आया है, हमारी जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और इसी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंडर जो है हमारा आयुष्मान भारत स्कीम और बहुत सारी स्कीम चल रही है, इसमें उन्होंने यहाँ पर डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को स्टार्ट करा है। ठीक है, अब वो स्कीम 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ रही है, जो कि शुरुआत हुई थी जिसकी 1 जनवरी को आयुष्मान भारत मिशन के तहत। ठीक है, अब ये स्कीम में था क्या, इस स्कीम में ये था कि जो भी हेल्थ फैसिलिटीज लेने वाले लोग होंगे वो यहाँ पर 4 करोड़ तक का जो है इंसेंटिव पा सकते हैं। इंसेंटिव किसको मिलेगा, हॉस्पिटल्स और लैब्स को मिलेगा, जो यहाँ पर पूरा सिस्टम मेंटेन करके रखती हैं और ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करती है, मतलब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अपने आप को आगे बढ़ाती हैं। उनको हम लोग इस स्कीम के तहत इंसेंटिव देंगे 4 करोड़ तक। ठीक है भाई, तो ये स्कीम में किया गया था कि हॉस्पिटल्स और लैब्स को ये इंसेंटिव देगी, अगर आप इतना कुछ करते हो सरकार के कहे मुताबिक तो आपको भी बेनिफिट देंगे। ठीक है, आपको भी हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे 4 करोड़ तक का, ताकि आप लोग सारे अकाउंट्स को, लोगों के अकाउंट नंबर, उनके अकाउंट की हिस्ट्री, उनकी हेल्थ की हिस्ट्री का डेटा इकट्ठा कर सको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई भी यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज हैं जहाँ पे 10 से ज्यादा बेड होते हैं हॉस्पिटल्स में, लेबोरेटरी है जहाँ पे अच्छे खासे डायग्नोस्टिक सेंटर है, जहाँ पे एक्सरे भी होता है, एमआरआई भी होता है, सिटी स्कैन होता है, डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, ये सब जो लोगों को यहाँ पर इतना बेनिफिट मिल सकता है, अप टू 4 करोड़। इसका मतलब ये नहीं कि 4 करोड़ मिलेगा, 4 करोड़ तक मिल सकता है। और यहाँ पर जो वो सोसाइटी होगी या फिर वो जो हेल्थ फैसिलिटी होगी, हॉस्पिटल होगा, वो रजिस्टर करा चुका होगा अपना आपको मिशन के साथ, तो फिर यहाँ पर वो बेनिफिट उठा सकता है। ठीक है, अभी तक के हिसाब से बात करूं, पूरे भारत में 1205 हेल्थ ऐसी फैसिलिटीज है जो रजिस्टर करवा चुकी हैं, 638 प्राइवेट हॉस्पिटल्स रजिस्टर करा चुके हैं, तो आप ये डेटा भी ध्यान में रख सकते हो। और अभी तक यहाँ पर 120 ऐसी जगह है जिनको 4.84 करोड़ के इंसेंटिव सरकार द्वारा इसको प्रमोट करने के लिए दिए जा चुके हैं। तो बात समझ में आ गई, मिशन एक चल रहा है कि आपको डिजिटलाइज करनी है सारी चीजें। अगर एक पर्सन का यहाँ पे नाम और उसका आधार नंबर या उसका रिकॉर्ड डाला जाए तो उसका पुरानी सारी हिस्ट्री आ जाए। सारी हिस्ट्री का मतलब है उसका, उसने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी वैक्सीनेशन ली है,
उसने कहाँ पे क्या क्या इलाज करवाए हैं, सारी चीजें आ जाए। तो धीरे धीरे इसमें पूरा डिजिटलाइज होने में पूरे भारत में समय लगेगा। उसी के लिए सरकार एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए पैसा भी हॉस्पिटल्स को दे रही है। ठीक है, चलो अगला है हैंडलूम डे। हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। और इसमें ये बताया जाता है कि हमारी जो पुराना कल्चर है हैंडलूम का, उसको भूलना नहीं है। तो पीएम जो है हमारे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। पहली सेलिब्रेशन इसकी 2015 में की गई थी, क्योंकि ये जो है पूरा हैंडलूम का सिलसिला जो है 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। पता है ना आपको स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट में ये जो सिस्टम स्टार्ट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसके रिस्पॉन्स में की गई थी। यहाँ पर एक भारतीय वस्त्र और शिल्प कोष को लॉन्च किया गया है, जिसमें यहाँ पर टेक्सटाइल और क्राफ्ट की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाएगा। 7 अगस्त इसीलिए किया गया क्योंकि 7 अगस्त को ही स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 7 अगस्त को ये हुआ था और 8 अगस्त को क्विट इंडिया हुई थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो वाली मूवमेंट 8 अगस्त को क्विट इंडिया हुई थी, 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट। डिफरेंस याद रखना। अच्छा एक बात और, 8 अगस्त को और 9 अगस्त को एक और चीज हुई थी, वो है काकोरी ट्रेन एक्शन। ये भी याद रखना, काकोरी का जो ट्रेन एक्शन हुआ था वो भी 9 अगस्त या 8 अगस्त को इसी डेट में हुआ था। 1925 में हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा। तो मैं डेट्स याद करा रही हूँ सीक्वेंस वाइज, 7, 8, 9, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। ठीक है, तो इस पोर्टल में किया गया हैंडलूम सेक्टर की। अभी मैं हथकरघा की अगर बात करूं भारत के अंदर, तो हथकरघा के हिसाब से भारत के अंदर देख सकते हो आप, इतने हथकरघा वर्कर हैं। ठीक है, विमेन इसमें ज्यादा है, जो कि अच्छा खासा 43.1 लाख जो है बुनाई करने वाले लोग आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा जो है कहाँ से आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, और साथ ही साथ ये जो है सबसे ज्यादा होते हैं जो कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होते हैं। ठीक है, मतलब अर्बन में थोड़े कम होते हैं। हैंडलूम का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है। इसमें बहुत कम बिजली से आप ज्यादा अच्छी चीजों को उपयोग में ला सकते हो। या हाथों से बनी हुई प्रॉपर चीजें होती है, हैंड है ना इसमें आ रहा है वर्ड, तो इसमें अच्छा खासा होता है। अगर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होता है और उसको अच्छे प्राइस पे बेचा जाता है, तो जो बुनने वाले होते हैं उनको फायदा होता है। ये पूरे इंडिया में है, आपको मिलेंगे इसके अंदर। विमेन इसमें सबसे ज्यादा है, 77% इसके अंदर है ही विमेन। बाकी बचे हुए इसमें मेल हैं। सबसे ज्यादा इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट सोसाइटी के ज्यादा लोग आपको देखने को मिलेंगे। और पूरे वर्ल्ड में जो है इंडिया सेकंड नंबर पे आता है इसको एक्सपोर्ट करने में। ठीक है, बाहर बेचने में 125 कंट्री तक हमारा यहाँ पे सामान जाता है। तो ये आप इसका लोगो भी देख सकते हैं जो इस बार का किया गया है। इस बार आप देखेंगे पूरे में आपको कोई भी आप पिक्चर पढ़ोगे उसमें 75 आजादी का अमृत महोत्सव और G20 आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो इसमें ये लॉन्च भी किया गया है। इसमें काफी सारे हैंडलूम लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है, जो कि दिल्ली के प्रगति मैदान वहां पे पूरा लॉन्च किया गया। ठीक है, याद हो जाएगा। चलो लास्ट आर्टिकल भी कंप्लीट करके टॉपिक्स को ओवर करते हैं। 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया, मतलब कि स्थानीय पक्षी। 5% ही भारत में ऐसे पक्षी रह गए हैं जो स्थानीय हैं। ये सर्वे आया है, ये बर्ड्स का सर्वे आया है, जिसमें 75 बताई गई है। क्योंकि जूलॉजिकल सर्वे इस सर्वे को निकाली थी और इसका फाउंडेशन दिन था, इसलिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जितने भी भारत में स्पीशीज हैं, मतलब 1353 हमारे पास बर्ड की अलग अलग स्पीशीज हैं, प्रजातियां हैं, उसमें से केवल 78 भारत की हैं। मतलब 5% भारत के, बाकी सब बाहर से आती हैं। जिसमें से 78 में से 28 वेस्टर्न घाट्स पता है ना, सलेर मुलेर तापी के नीचे से शुरू होकर के एंड तक जाता है, तो पश्चिमी घाट से ये शुरू हो जाता है। और अंडमान निकोबार में 25 मिली है। तो 2 रीजन में सबसे ज्यादा मिली है, बाकी बची हुई जो है वो और डिफरेंट डिफरेंट रीजन से मिली है, सिंगल एक रीजन से नहीं मिली। तो अपने को ये बताता है कि अपने यहाँ पर बहुत कम है बर्ड की स्पीशीज, लेकिन अपनी खुद की, लेकिन पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बात करें तो अपने पास 12.40% आता है पूरे वर्ल्ड की बर्ड्स के। उसमें 12% बर्ड जो है स्पीशीज वो भारत में ही रहती है। ठीक है, एंडेमिक बर्ड का मतलब यही होता है कि आपकी खुद की यहाँ की बर्ड वो रही है, स्थानिक पक्षी के नाम से उसको जाना जाता है। इसका उद्देश्य भी यही होता है कि हर एक व्यक्ति को इस रिपोर्ट से भी ये पता चलता है कि अपने यहाँ पर कितनी बर्ड्स हैं, उसका क्या क्या महत्व है, ये सब समझ में आता है। ठीक है, इसी पूरे में आपको उन सब बर्ड्स के नाम कैसे आया, उसका
इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है वो स्पीशीज की है, वो है ट्रेट्स है, मतलब उनकी जो बीक है वो कितनी लंबी है, टेल कितनी लंबी, हर चीज के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट ने ये जारी किया है, किसने जारी किया इंपॉर्टेंट है, और ये हमें बताता है कि हमारे पास कैसा एनवायरनमेंट है कि हम लोग बर्ड्स को कैसे सस्टेन करके रख सकते हैं। ओके, सो ये आप पढ़ सकते हो। अभी मैं बात करूं कि प्रेजेंटली कहाँ कहाँ पे है, तो मालाबार ग्रे हॉर्नबिल वेस्टर्न घाट्स में, निकोबार मेगाटपूच ये है यहाँ पर। तो काफी सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर, और इन सब की वजह से ही काफी ह्यूमन पॉपुलेशंस पे भी फायदा हमें मिलता है। वही मैं बात करूं जूलॉजिकल सर्वे, जिसने ये पूरी स्पीशीज को, इस पूरे को लॉन्च किया है। जूलॉजिकल सर्वे जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर काम करती है, 1916 में बहुत साल पहले बनाई गई थी बर्ड्स के लिए। और नॉट इवन बर्ड्स के लिए, मतलब प्रॉपरली ये जो है स्पीशीज से जुड़ा हुआ काम देखती है, जूलॉजी से जुड़ी हुई सारी चीजों को देखती है। इंपॉर्टेंट क्या है इसका फाउंडेशन ईयर, और ये कौन सी मिनिस्ट्री में आती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है भाई, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। लास्ट हम लोगों का आज के क्वेश्चंस आते हैं एनडीएमए। एनडीएमए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी भी सवाल कर चुकी है, इसके हेड कौन होते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये 2005 में जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था, आपदा प्रतिबंधन अधिनियम के तहत इसको बनाया गया है। और यहाँ पर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, तो इसके जो हेड होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, सीधी सी बात है, इसके हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, होम अफेयर्स। ठीक है, तो ये बस याद रखिएगा, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की जगह होम अफेयर्स कर देना। बाकी आपका सारा इसमें आंसर ठीक लिखे हुए, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसमें अपने आप में करेक्ट है। ओके, सो दीज आर दी फैक्ट्स यू हैव टू रिमेम्बर। इसमें ये सब पूछा जा सकता है, ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर का तो कई बार पूछा भी गया है। ओके, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो, स्वाति माउंटेन्स, या स्वाति भी पढ़ सकते हो। ये स्वाति माउंटेन्स के नाम से है, ये एक रडार सिस्टम बनाया है, जो कि हमें अगर बहुत ही ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर काम करना है, जो कि बीईएल बेंगलुरु ने, बीईएल इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उन्होंने यहाँ पर तैयार किया है इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड फेज्ड एरे रडार। इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किया गया एक रडार है, जो पहाड़ियों पर हमें जो है वो आसानी से नेटवर्क्स दे सकता है, रडार के रूप में काम करेगा। ठीक है, ये भी करंट अफेयर में है, मैंने एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया, इसको भी लिख लेना, स्वाति माउंटेन्स, क्योंकि समझ नहीं आएगा माउंटेन्स के ये क्या चीज है। माउंटेन लिखा है तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि माउंटेन्स का क्या अर्थ हो सकता है ना। ठीक है भाई, तो ये याद रख लीजिएगा सारे फैक्ट्स। ये होता है आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट। हम लोगों ने आज के 6 टॉपिक्स और 2 क्वेश्चन किए। 2 क्वेश्चन तो आपको एग्जैक्टली रट लेनी है, जबकि जो हमने 6 आर्टिकल्स को कंप्लीट किया है, उसमें से मैं आपको बता दूं कि जो उन्मेषा और उत्कर्ष वाला है, ये जो फेस्टिवल्स वाला है, ये लिटरेचर का है, और ये आपका आर्ट के ऊपर है। तो लिटरेचर और आर्ट के फेस्टिवल्स में ये दोनों जो है आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये प्रीलिम्स के लिए याद करके जाइएगा। और कास्ट बेस का जो मैंने सेंसस बताया था 1931 में हुआ था, वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वैसे इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, इसके फायदे नुकसान, ये मेंस के लिए जरूरी रहेंगे। इसमें एक सीधा फैक्ट याद में रखना है कि इसको अभी पुणे में स्टार्ट किया गया है, जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम, ये भी आपको याद रखनी है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि स्कीम से क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। हैंडलूम डे की इंपॉर्टेंस 7 अगस्त को है, तो क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, वो सारी बातों को याद रखना है हैंडलूम डे के लिए, ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया, ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे फैक्ट्स प्रीलिम्स में स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और जो हमने लास्ट के 2 क्वेश्चन किए हैं, सेम वो भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये बताऊंगी, आज का पूरा लेक्चर प्रीलिम्स ओरिएंटेड था, मतलब जो हमने पढ़ लिया, इसको कंप्लीट करना। और अब आपको कोई वॉइस का इशू आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब वॉइस का इशू बिल्कुल रिजॉल्व कर दिया गया है, बट स्टिल अगर कोई इशू आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर इन्फॉर्म करना। आपके 1-2 स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे, तो मुझे लगा शायद सच में कोई इशू है, तो मैंने रिजॉल्व कर दिया है उस चीज को। ठीक है, न्यू माइक भी कर लिए हैं, तो अब आप यहाँ पे मुझे बताइएगा इफ देयर इज एनी इशू। ओके एवरीवन, तो ये अपने कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।